हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस चल रहा है उसका हम लेक्चर 5th डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2004 से लेकर के 2006 तक में वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछ रखा है। इससे पहले हमने एशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, इन तीनों का क्या कर रखा है, 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको एक सीरीज बता देता हूँ, पैटर्न बता देता हूँ कि जो हमारा वीडियो पैटर्न है वो किस तरीके से चलता है। अगर हम बात करते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक, इसमें हम क्या करते हैं, पॉलिटी की एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड बुक जो कि हमारा एम लक्ष्मीकांत, उसको हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास अभी यानी कि 11th क्लास का फर्स्ट एंड सेकंड बुक कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा 12th क्लास का फर्स्ट बुक यानी कि जो हमारा कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। कल हम उसका चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा क्लास 12th का एनसीईआरटी, तब हम स्टार्ट करेंगे किसका तब हम पॉलिटी का जो एम लक्ष्मीकांत है उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ डिस्कस कर लिया, और इन दोनों पार्ट का आपको एक दो टेस्ट सीरीज भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हर संडे संडे को हम क्या करते हैं कि जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा कुछ यूनिट में डिवाइडेड। जैसे भी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है जिसमें हमने एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, इन तीनों को कंप्लीट कर लिया, और अभी हमारा चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट। जैसे ही हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम यूनिट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा पॉलिटी का। पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद जो हमारा यूनिट थर्ड होगा वो होगा हमारा जियोग्राफी का, और यूनिट 4 होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। यूनिट 4 होगा हमारा किसका, इकोनॉमिक्स का। इस तरीके से हमारा क्या है, डिस्कशन चल रहा है। और जब जैसे हमारा ये सारे यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो हमारा 5th यूनिट होगा वो होगा किसका, सी सेट का, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 33% मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो अगर हम एशियंट हिस्ट्री की बात करें तो इन 27 साल में सिर्फ यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कितने, इन चारों सब्जेक्ट को मिला दिया जाए यानी कि इन चारों टॉपिक को अगर हम ऐड करते हैं तो कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, 556 क्वेश्चन सिर्फ प्रीलिम्स में हिस्ट्री से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है। एशियंट की बात करते हैं तो इन 27 साल में एशियंट में कितना पूछा गया, एशियंट से 137 क्वेश्चंस पूछे गए। मिडिवल की बात करते हैं तो मिडिवल से 108 क्वेश्चंस पूछा गया। मॉडर्न्स की बात करते हैं तो मॉडर्न में 121 क्वेश्चंस पूछा गया, और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछा है सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में तो पूछा है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि कितना, 190 क्वेश्चन। यानी कि आप मॉडर्न और इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना निकल के आता है, ये हमारा निकल के आता है, यानी कि 311 क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी ने किससे पूछा है, मॉडर्न और मिडिवल इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा है। तो इससे पता चलता है कि हिस्ट्री हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जो ये क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक पूरा आइडिया मिलता रहे कि यूपीएससी किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस पूछ रहा, और हम उस सब्जेक्ट को कम टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए हम उसको क्या कर सके, एक सेपरेट कर ले कि इन सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बता दूं हिस्ट्री में तो टोटल कितने पूछे गए, 556। वहीं पे अगर हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी में टोटल क्वेश्चंस पूछे गए 515 इन 27 ईयर्स में। 27 ईयर्स में कब से, यानी कि 1995 से लेकर के 2021 तक की बात करें तो इसमें 515 जियोग्राफी से पूछे गए, हिस्ट्री से 556, पॉलिटी से बात करते हैं तो 319 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 385। तो हमें ये पता चल गया इन क्वेश्चंस का ओवरव्यू से कि सबसे ज्यादा यूपीएससी किन सब्जेक्ट से पूछ रही है। आपका एक तो हो गया हिस्ट्री, जिसमें आपका ये चारों आ गए, फिर आपका आता है जियोग्राफी, फिर पॉलिटी,
और उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स। यानी कि आप ये 4 सब्जेक्ट यदि अच्छे से कर लेते हैं तो आप प्रीलिम्स में एक सेफ जोन तक में पहुंच सकते हैं। हिस्ट्री में तो मैंने बता ही दिया कि इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में हमें पता है कौन कौन से सब्जेक्ट निकल के आते हैं। पहला आता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं 123। फिर वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी की बात करें तो इसमें यूपीएससी ने कितने टोटल 89 क्वेश्चंस पूछे हैं 27 साल में। जियोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। जियोग्राफी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यूपीएससी ने कितना 233 क्वेश्चंस पूछे। एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें कितने क्वेश्चन 70 क्वेश्चन यूपीएससी ने इन 27 ईयर्स में पूछे। पॉलिटी की अगर बात करते हैं, पॉलिटी में अगर हम किस बारे में कॉन्स्टिट्यूशंस, तो कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसमें यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस पूछे 101 क्वेश्चंस यहां से पूछा है। फिर अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक से, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इंडिया और वर्ल्ड इसमें दोनों शामिल है। क्या चीज, इंडिया का भी एंड वर्ल्ड का भी आपका शामिल है। जैसे हम आईआर की बात कर लेते हैं तो इसमें से टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे 132 क्वेश्चंस पूछे। फिर पर्सनली अगर हम पंचायत की बात करते हैं, इसके बारे में पंचायत, तो पंचायती राज के बारे में बात करते हैं जो हमारा पब्लिक एंड पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, तो इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे 31 क्वेश्चंस निकल के आए। यानी कि आप ये समझिए कि 27 ईयर में एक क्वेश्चंस किससे निकल के आ रहा है, पंचायत और पब्लिक पॉलिसी से निकल के आया। फिर जुडिशरी और हमारे जो राइट है, जुडिशरी एंड हमारे जो लीगल राइट और फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट, इससे कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसमें से 58 क्वेश्चंस पूछे गए। यानी कि अगर हम एवरेज निकाले तो इन 27 ईयर में 2 क्वेश्चंस जुडिशरी और फंडामेंटल राइट लीगल राइट से, एक क्वेश्चंस निकले हमारे पंचायत से, और आप इन सब का एवरेज निकाल करके पता कर सकते हैं कि ये सारे टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसी सब चीज को हम वेरीफाई करने के लिए, अच्छे से इनके कंसेप्ट को समझने के लिए क्या करते हैं, हर संडे संडे हम 27 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्ट्रेटेजी बने, जो लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं प्रिपरेशन करने की, उनके या आप किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट का जब आप इंटरव्यू देखोगे या किसी टीचर से एडवाइस लोगे तो वो लोग बेसिक एक लाइन कॉमन कहते हैं कि आप पहले सिलेबस देखो, सिलेबस क्या है, उसके बाद आप मिनिमम 10 साल का क्वेश्चंस पेपर देखो प्री का और मेंस का, कि क्वेश्चंस पूछे किस तरीके से जाते हैं। तो लेकिन हम इसमें 10 साल का नहीं, प्रीलिम्स का 27 ईयर का क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए आपको लिए क्या है, जो सीरीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और काफी हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक को ज्यादा टाइम देना, ताकि आप प्रीलिम्स में अच्छे से स्कोर कर सको। तो आज हम 2004 से लेकर के 2006 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हमने, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1995 से लेकर के 2003 तक के क्वेश्चंस को इन 4 लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट। फ्रेंड्स एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप पेपर देने जाओ, खास करके सिविल सर्विस का, तो क्वेश्चंस पढ़ने से पहले ये सबसे पहले जरूर देखना कि उसमें क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट।
क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन जैसे क्वेश्चंस पेपर में क्या करते हैं लोग, एग्जामिनर क्या करता है कि फ्लो में इनकरेक्ट करेक्ट पूछ करके बीच में एक इनकरेक्ट पूछ लेता है, लेकिन जब हम फ्लो में पढ़ते हैं कि करेक्ट ही पूछ रहा है तो हम इसमें अक्सर ये चीज इग्नोर कर देते हैं कि क्वेश्चंस में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। तो सबसे पहला जो फोकस करना है आपको किस पे करना है, इस चीज पे करना है कि एक पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। तो इसमें आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। इसमें आपके पास रिगार्डिंग जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके रिगार्डिंग में आपके पास 3 फीचर्स दिए गए। 3 फीचर में से आपको बताने कि कौन सा फीचर करेक्ट है। पहला है कि जितने भी जो हमारे गवर्नर प्रोविंस थे उन सब में दायर चीज यानी कि द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई थी, यानी कि जो द्वैध सरकार थी, द्वैध सरकार शासन था उसको खत्म कर दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो पावर था गवर्नर का, जो वीटो पावर था गवर्नर का लेजिस्लेटिव एक्शंस में, और जो लेजिस्लेटिव था वो देयर ऑन था, यानी कि जो विधायिक कार्रवाई की को वीटो करने का, जो वीटो करने और अपने दमन पर कानून बनाने की जो राज्यपाल की शक्ति थी वो इसमें बताया गया। दूसरा फीचर्स ये था। और तीसरे फीचर्स की बात करते हैं इस कार्य में, अगर हम तीसरे फीचर्स की बात करें तो तीसरे फीचर में ये कहा गया है कि जितने भी जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को क्या किया था, समाप्त कर दिया गया था। आपके पास ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए है कि आपके पास सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है पहला दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी है आपके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यदि आप में से किसी ने 2022 में एग्जाम दिया हो तो उसमें देखना कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के तहत ऐसे ऑप्शंस को चेंज करके क्या किया गया था, कहा था कि ओनली 1 पेयर करेक्ट है, ओनली 1 पेयर। ऑप्शन बी में कहा था ओनली 2 पेयर, ऑप्शन सी में कहा था ओनली 3 पेयर, और ऑप्शन डी में कहा था नन ऑफ दीज एबव। तो इस तरीके से क्या है ऑप्शंस को चेंज कर दिया था। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी टिक लगा सकते हैं और 2022 के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। आंसर देखने से पहले पूरी कोशिश करें कि आप अपना आंसर को कमेंट करें, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि ओनली 2 पेयर ही क्या है तो करेक्ट है, यानी कि सिर्फ पहला और दूसरा ही करेक्ट है। क्यों? अगर हम बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस डायरची, यानी कि प्रांतीय जो स्वायत्तता थी उसमें द्वैध शासन का स्थान ले लिया था। राज्यपाल के विधेयक और स्वीकृति देने से वो क्या है इनकार कर सकता था, फिर अध्यादेश जारी कर सकता था और राज्यपाल के अधिनियम को लागू कर सकता था। तीसरा स्टेटमेंट हमारा इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व पर आधारित की पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कायम था। इसीलिए हमारा स्टेटमेंट क्या है तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि तीसरे स्टेटमेंट की अगर बात करते तो उसमें कहा गया था कि वो एबॉलिश कर दिया गया था, जबकि वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में भी कंटिन्यू रहा था। इसीलिए हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड के तरीके से करते तो हमारा पता चला कि तीसरा गलत है, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी हट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास ए और बी, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि 3 स्टेटमेंट दिए गए, 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग में दिया? पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है नेशनल यानी कि सेकंड सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो हुआ था अंडर प्रेसिडेंटशिप दादा भाई नौर यानी कि नारोजी। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का जो सेशंस हुआ था वो लखनऊ में हुआ था 1960 में, और कंडक्ट हुआ था, अगर हम बात करते कंक्लूड हुआ था कहाँ, तो ये लखनऊ पैक्ट में। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है ओनली 2,
ऑप्शन सी है ओनली 2 3 और ऑप्शन डी है ओनली 3। तो इनमें से आपको बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट सिर्फ इसीलिए गलत है क्यों, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो कलकत्ता में नहीं बम्बई में हुआ था 1985 में। और किसके अंदर, अगर हम बात करते हैं अंडर द प्रेसिडेंटशिप किसके, WC बनर्जी के अंदर। और सेकंड सेशन अगर बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता के अंदर। और लखनऊ सेशंस की बात करते हैं वो हुआ था 1960 में, जो जिसके किसके द्वारा प्रेसिडाइड किया गया था, ओवर द AC मंजूमदार के द्वारा। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सॉरी हाँ ऑप्शन सी, जिसमें कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2004 का ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपके पास स्टेटमेंट दिए गए, 4 स्टेटमेंट दिए गए, 4 ऑप्शन है, उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो इलेक्टेड था बाय द प्रोविंशियल असेंबली 1946 में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, यानी कि आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो कहता है कि जो पहला सेशंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो जनवरी 1947 में हुआ था। और चौथा ऑप्शन है, इसमें कहा गया है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर थे वो प्रोविंशियल असेंबली के थे, और वो भी कब, तो 1946 में। पहला सेशन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर के सदस्य नहीं थे। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फोर्स में आया था, यानी कि जो पूरी तरीके से लागू हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जो 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था। इसीलिए हम हर साल 26 नवंबर को क्या करते हैं, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो मेंटोको चार्ल्स फॉर्म रिफॉर्म था वो किस बेस पे था। आपके पास ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, ऑप्शन सी है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 और ऑप्शन डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा मेंटोको चांस ऑफ रिफॉर्म था वो किस बेस पे था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के बेस पे था। यानी कि आप ये समझिए कि मोंटेगो चांस ऑफ रिफॉर्म और माउंटफोर्ट रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था जुलाई 1918 में। और जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी जो कंटेंट इन मोंटेगो स्टेटमेंट अगस्त 1917। और किस फॉर्म के बेस पे था, तो गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1990। यानी कि मोंटेगो चैम्प्स फॉर्म, या अगर हम बात करते हैं मोंटोफोर्ट सुधार, जो कि जुलाई 1918 में मोंटेग्यू के बयान अगस्त 1917 में निहित सरकारी नीतियों के अनुरूप में घोषित किया गया था, जिसे 1947 यानी कि गवर्नमेंट एक्ट 1990 के बेस पे से आधार बनाया गया था। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस देखते हैं। ये भी 2004 का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जब भारत में आजादी के लिए संघर्ष किया जा रहा था उस टाइम पे, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्पस दैट स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल। यानी कि किस लीडर के द्वारा ये कहा गया था कि ये प्रस्तावित किया गया था, यानी कि किस लीडर के द्वारा ये कहा गया था कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। ये बात किस लीडर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए है
यानी कि मजहरुल हक। ऑप्शन बी है मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन सी है हकीम अजमल खान और ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा ये कहा गया था कि जो हमारा स्वराज है वो सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में उन्हें के द्वारा ही परिभाषित किया गया था। यानी कि मौलाना हसरत मोहिनी 1911 में लखनऊ में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के क्या थे, अधिवेशक के अध्यक्षता करते हुए प्रस्ताव किया था कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये भी 2004 में ही पूछा गया था। इसमें आपको बताना है कि 1990 में जो पंजाब में हुए अत्याचार के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई, अगर बात करते हैं नाइटहुड कॉन्फ्रेंस, यानी कि नाइटहुड की उपाधि लौटाने वाले भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है तेज बहादुर शाहरुख। ऑप्शन बी है आशुतोष मुखर्जी। ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है सैयद अहमद खान। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रिटर्न कर दिया गया था नाइटहुड कॉन्फ्रेंस, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, जो कि किसके अगेंस्ट में था? जलियांवाला बाग मैसूर, जब यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके बाद क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो ब्रिटिश के द्वारा नाइटहुड कॉन्फ्रेंस अवार्ड मिला था वो उन्हें रिटर्न कर दिया गया था। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन है, यानी कि 4 स्टेटमेंट है। इसको आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना है, यानी कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कि कौन सी घटना पहले घटी थी उसके अकॉर्डिंग लगाना है। पहला है चौरा चौरी इंसिडेंट, यानी कि चौरा चौरी आक्रोश। और दूसरा है आपका मोंटेगो मॉर्ली रिफॉर्म। तीसरा है डांडी मार्च। चौथा है मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पहला तीसरा दूसरा चौथा। ऑप्शन बी है दूसरा चौथा पहला तीसरा। ऑप्शन सी है पहला चौथा दूसरा तीसरा और ऑप्शन डी है दूसरा तीसरा पहला चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा दूसरा चौथा पहला तीसरा। यानी कि अगर जो सबसे पहली घटना की बात करते हैं तो सबसे पहली घटना घटी थी कौन सी आपकी? मोंटेगो मॉर्ली रिफॉर्म। तो ये कब घटा था? 1909 में। उसके बाद बात करते हैं तो क्या आया था? मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। और ये कब आया था? ये आया था आपका 1918 में। फिर बात करते हैं आपका था चौरी चौरा आक्रोश, जो कि कब हुआ था? 22 फरवरी, नहीं मतलब फरवरी 1922 को। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं डांडी मार्च हुआ था 1930 को। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था। इसमें बाकी जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फैसले के दौरान सक्रिय हुए गदर क्रांतिकारी कहाँ स्थित थे? ऑप्शन ए है सेंट्रल अमेरिका। ऑप्शन बी है नॉर्दर्न अमेरिका। ऑप्शन सी है वेस्ट अमेरिका। ऑप्शन डी है साउथ अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। गदर रिवॉल्यूशनरी की बात करते हैं, जो कि किस पे बेस्ड था? फ्रांसिको, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के ब्रांच, यानी कि अलोंग यूएस कोस्ट एंड इट्स अ फार ईस्ट। यानी कि गदर के क्रांतिकारी फ्रांसिको उत्तरी अमेरिका में स्थित थे और अमेरिकी तट और सूत्रों पूर्व में शाखाएं थी। इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें अभी आपके पास 3 स्टेटमेंट है। इसके रिगार्डिंग में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, इसके रिगार्डिंग में आपके पास 3 स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वो क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कहता है, पहला जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट में जो महात्मा गांधी है उनके द्वारा क्या कहा गया था? पहला ऑप्शन यानी कि पहला स्टेटमेंट है कि महात्मा गांधी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट में ये कहा गया था कि सरकारी सेवकों से इस्तीफा
देने को कहा था। दूसरा है कि जवानों से अपने पद को छोड़ने के लिए कहा था। तीसरा है कि देशी रियासतों के राजाओं से अपने ही लोगों की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा था। तो इन तीनों में से बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट की ड्यूरेशंस में महात्मा गांधी ने क्या कहा था, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है ओनली 3, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। यदि आपने 2022 में एग्जाम दिया उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ओनली 1 पेयर करेक्ट है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, और चौथा हो जाएगा आपका नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि सिर्फ तीसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। महात्मा गांधी जी के द्वारा जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था तो उसमें कहा गया था कि सरकारी सेवकों से कहा कि वे इस्तीफा ना दे बल्कि कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। सैनिकों को अपना पद छोड़ने के लिए नहीं कहा था, लेकिन क्या कहा था, लेकिन आग नहीं लगनी चाहिए, कि प्रोटेस्ट में आग कहीं भी नहीं लगनी चाहिए। तो उनके द्वारा कहा गया था कि जितने भी जो रजवाड़े हैं, यानी कि जितने भी जो देशी रियासतों के जो राजा हैं, उन्हें अपने ही लोगों की संप्रभुता को क्या स्वीकार करनी होगी। ये बात महात्मा गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट में कहा गया था। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि इसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपका ओनली 1 पेयर करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2005 में ही पूछा गया था। इसमें ये पूछा गया था कि जो गवर्नमेंट एक्ट 1935 था, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रांत, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 था, इन चार ऑप्शन में से बताना है कि किस प्रोविंस में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। यानी कि प्रोविंस वाज अ मिनिस्टर नॉट फॉर्म अंडर द एक्ट ऑफ 1935, कि 1935 का जो अधिनियम था के तहत मंत्रालय का गठन किस स्टेट में नहीं हुआ था। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि पंजाब। कांग्रेस मिनिस्टर्स वेयर मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस जो कि आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश है, बिहार, फिर आपका NWEFP और असम। यानी कि कांग्रेस के मंत्री मद्रास, यानी कि मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में थे, लेकिन ये पंजाब में नहीं था। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2005 का ही क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में सविज्ञा, यानी कि सबने अभिज्ञा का कार्यक्रम शुरू करने के लिए कार्य समिति की आकृति किया गया था। ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी लाहौर, यानी कि एट लाहौर सेशन जो कि 1929 में हुआ था, जो जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा वर्किंग की गई थी। कमिटी वाज ऑथोराइज्ड टू लॉन्च द प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसओबीडेंस, यानी कि डिसओबीडेंस, यानी कि अगर हम बात करते हैं लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, वे कार्य समिति के सभी, यानी कि सबने अभिज्ञा का कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2005 का ही क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि अक्टूबर 1920 में भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित भारतीयों के समूह का नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है HK सरकार, ऑप्शन बी है PC जोशी, ऑप्शन सी है MC यानी कि छागला, और ऑप्शन डी है MN रॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि MN रॉय के द्वारा। अन्य प्रमुख व्यक्ति में जैसे कि आपका आ जाएंगे कौन सा, अबनी मुखर्जी और मोहम्मद अली, यानी कि मोहम्मद अली मोहम्मद शफी।
तो इन अगर हम बात करते हैं जो अक्टूबर 1920 में जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए जो ताशकंद में जो एकत्रित भारतीय के समूह थे उनका नेतृत्व एम एन रॉय के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 में ही पूछा गया था। इसमें ये पूछा गया है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मौजूदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेहरू ने मौलिक पर प्रस्ताव तैयार किया, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये भी 2005 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन यूपी के गठन यानी कि हम बात करते हैं यूपी किसान सभा जो कि फरवरी 1918 में हुआ था, ये किसके द्वारा गठित नहीं किया गया था? यानी कि निम्नलिखित में से कौन यूपी के गठन से संबंधित नहीं थे जो कि फरवरी 1980 में किसान सभा का था? ऑप्शन ए है इंद्र नारायण द्विवेदी यानी कि द्विवेदी, ऑप्शन बी है आपके पास गौरी शंकर मिश्रा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है यानी कि मदन मोहन मालवीय। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करते हैं यूपी किसान सभा जो फॉर्म किया गया था इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा और जो गौरी शंकर मिश्रा थे वो 1980 यानी कि इन दोनों के द्वारा मिलकर के यूपी किसान सभा को फॉर्म किया गया था। फिर वही बात करते हैं एम एम मलाविया, उनके द्वारा क्या है ये सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, जबकि इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन से सदस्य शामिल नहीं थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे करेक्टली मैच करके बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। एक साइड आपका मूवमेंट और सत्याग्रह है और दूसरे साइड आपको क्या दे रखा है कि कौन से पर्सन कौन से एसोसिएटेड यानी कि कौन से व्यक्ति किससे जुड़े हुए थे। पहला है आपका चंपारण राजेंद्र प्रसाद, अहमदाबाद मिल वर्कर्स मोनार्जी देसाई, तीसरा आपका खेड़ा वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताने की इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। 2022 के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये वही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर, बी हो जाएगा आपका ओनली टू पेयर, ओनली टू पेयर, सी है ओनली थ्री पेयर और डी था आपका हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी यानी कि सिर्फ आपका पहला और तीसरा ही करेक्ट है, दूसरा आपका गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्यों? क्योंकि अगर हम चंपारण की बात करते हैं जो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो 1917 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? 1917 में हुआ था अहमदाबाद मिल्स हड़ताल, जिसमें पहली भूख हड़ताल थी वो मार्च 1918 में हुई थी और खेरा सत्याग्रह जो पहला असहयोग आंदोलन था वो जून 1980 में हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम इसके पर्सन्स की बात करते हैं तो अहमदाबाद मिल वर्कर से मोलारजी देसाई जुड़े हुए नहीं थे, इसीलिए जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन सी यानी कि सिर्फ पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट मतलब करेक्ट है। क्या बताना है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है जब शिमला सम्मेलन हुआ था तब लॉर्ड माउंटेन वायसराय थे इंडिया के। दूसरा स्टेटमेंट कहता है भारतीय नौसेना विद्रोह जो कि 1946 में तब हुआ था जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडिया नेवी में भारतीय यानी कि बात करते हैं किसके? इंडियन नेवी सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। तो इसमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ पहला और दूसरा दोनों और ऑप्शन सी है ना तो पहला ना तो दूसरा ऑप्शन।
इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्यों, क्योंकि उस जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 9 जून 1945 में, तो उस टाइम पे लॉर्ड वेवली थे भारत के वायसराय, ना कि लॉर्ड माउंटबेटन। इसलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस 2005 के हैं। कब के हैं? 2005। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इसमें भी आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 3 स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत का जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोर्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है पूर्ण अधिनियम में स्थानीय निकायों और सिविल सेवकों में निराश लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए जाने थे। और तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इनमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है पहला तीसरा, ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा। नए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी कि 2022 के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ओनली थ्री पेयर, और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि सिर्फ पहला और तीसरा ही हमारा सही है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है वो इनकरेक्ट है। क्यों? अगर हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं वो दिसंबर 1931 लंदन में हुआ था। और तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो वो नवंबर 1932 से लेकर के दिसंबर 1932 तक चला था। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट द फर्स्ट एंड थर्ड राउंड, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि अगर बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पहला और तीसरा पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। पूना पैक्ट की अगर बात करते हैं तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो साइन किया गया था वो किया गया था सितंबर 1932 में। अगर हम बात करते थे पैक्ट अबाउंडेंट, यानी कि अगर हम बात करते किसके समझौतों ने दलित वर्गों के लिए क्या है एक अलग निर्वाचन मंडल का कर दिया था, लेकिन दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को प्रांतीय और साथ ही केंद्र विधानमंडलों में बढ़ावा दिया गया था। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि अगर हम न्यू ऑप्शंस की बात करते हैं तो ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी 2005 का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कांग्रेस से अलग होने के बाद भी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन बी है आजाद हिंद फौज, यहाँ पे फौज होगा फ्रेंड्स, इसको जी नहीं फौज कर लेना, फिर क्रांतिकारी मोर्चा, और ऑप्शन डी है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 3 मई 1939 को, और इट वाज द लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी विद द स्ट्रॉन्ग होल्ड इन वेस्ट बंगाल, यानी कि अगर हम बात करते हैं यह पश्चिम बंगाल में अपने गढ़ के साथ एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। और ये स्थापना किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये बताना है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के रिगार्डिंग में आपके पास 3 स्टेटमेंट है, उनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कहा गया है द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता। दूसरा है द एस्टेब्लिश ऑफ द फेडरल कोर्ट, यानी कि संघ न्यायपालिका की स्थापना। तीसरा है ऑल फेडरेशंस एट सेंटर, यानी कि अखिल भारतीय संघ केंद्र में। तो बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली
यानी 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 एंड 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3। अगर न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ओनली 1 पेयर, बी हो जाएगा आपका ओनली 2 पेयर, तीसरा हो जाएगा ओनली 3 पेयर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारे तीनों पेयर तीनों ही क्या है वो सही है। अगर बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो कि रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा, डायरची, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता के जो है शासन का स्थान ले लिया था। फिर ऑल इंडिया फेडरेशन को सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, सभी मुख्य आयुक्तों के प्रांत और भारतीय राज्यों को शामिल करना था। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछे, ये आपका 2006 का क्वेश्चन कब का है, ये 2006 का क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि 1929 में भारतीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 26 जनवरी 1930 में को पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था, जो बाद में भारतीय संविधान को अपनाने के लिए चुनी हुई तारीख थी। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी 2006 का क्वेश्चन है। 2006 में यूपीएससी ने बस मात्र 3 ही क्वेश्चंस पूछे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो इसमें आपके पास क्या है, मदाम भिकाजी चामा के रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, उसमें बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 यानी कि 1907 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्र ध्वज फहराया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में कार्य किया था। तीसरा है कि मैडम कामा का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। तो मैडम, अगर बात करते हैं किस बारे में, मैडम जो हमारे भिकाजी कामा है उनके रिगार्डिंग जो 3 स्टेटमेंट है उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है और पहला दूसरा, ऑप्शन डी है ओनली तीसरा। न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा ओनली 1 पेयर आर करेक्ट, ओनली 2 पेयर, तीसरा हो जाएगा आपका ओनली 3 पेयर और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपको वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम न्यू ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो ओनली 2 पेयर। मैडम कामा के बारे में बात करते हैं। मैडम कामा ने 21 अगस्त 1907 को अगर तो सोशलिस्ट, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो यानी कि स्टार्ट गाइट जर्मनी के एक शहर यानी कि पेरिस, वो जर्मनी के थे ना कि पेरिस में। तो इसलिए जो हमारा वो स्टेटमेंट था, अगर बात करते कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पे जो बात किया है कि वो पारिस परिवार में जन्म हुआ था, तो ये पारिस नहीं था, यहाँ पे जर्मनी था। तो इसीलिए अगर हम बात करते तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एंड तीसरा। पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है क्योंकि जो मैडम कामा है उनके द्वारा 21 अगस्त 1907 को
जर्मनी के शहर, यानी कि जर्मनी के जो एक शहर है स्टटगार्ट, वहां पे राष्ट्रध्वज अगर बात करते हैं राष्ट्रध्वज फहराया गया था, ना कि पेरिस में। इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और बाकी के दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिलेगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको ये बताना है कि 1946 में बनी अंतरिम संस्कार यानी कि इंटरनल गवर्नमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा डिपार्टमेंट था, यानी कि कौन सा विभाग था। ऑप्शन ए है डिफेंस, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस, ऑप्शन सी है फूड एंड एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट बने थे। तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 2004 से लेकर के 2006 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो जो होगी वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।